हमने कल पढ़ा था कि हमारा जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक लेवल है, एटॉमिक लेवल से फिर हमने सब एटॉमिक लेवल पे आए थे। फिर हमने कहा था कि एटम्स जो हैं दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। फिर हमने उससे अगली बात की थी कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनेल। ठीक है, ये टोटल बातें हुई थी। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा था कि ऑर्गेनेल द फंक्शनल पार्ट ऑफ अ सेल एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। याद रखिए, जो भी सेल का वर्किंग पार्टिकल जो मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं है, वो पार्टिकल ऑर्गेनेल नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने सेल में दो ऐसे पार्टिकल्स देखने हैं जिनको आप आमतौर पर ऑर्गेनेल्स कहते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनेल्स नहीं कहला सकते। वो एक उनमें से राइबोसोम है और दूसरा उनमें से सेंट्रियोल्स है। क्या वजह है कि ये केमिकल कंपोजिशन तो इनकी है और उसके अलावा ये प्रॉपर फंक्शन भी करते हैं, लेकिन इनका क्या है, दीज लैक द सेल मेम्ब्रेन। इनके अंदर दीज लैक द मेम्ब्रेन, इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। जब मेम्ब्रेन नहीं है तो आप उसको ऑर्गेनल नहीं कह सकते। हाँ, छोटे लेवल की बायो पे आप कह सकते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये राइबोसोम ऑर्गेनल ही है, तो उसके साथ जिद इसलिए ना लगाएं कि उसने सही कॉन्सेप्ट शायद पढ़ा ही नहीं है। याद रखिएगा, सही कॉन्सेप्ट यही है ऑर्गेनल का कि उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होनी चाहिए। वो फंक्शन करता है या नहीं करता। फिर अच्छा, इसके बाद जो है वो अब ऑर्गेनल्स जो हैं ये एनालॉगस, दे आर वर्किंग ऑर्गन्स ऑफ सेल। ये हमारे सेल्स के वर्किंग ऑर्गन्स हैं। लेकिन ऑर्गन्स हम एक्चुअली किनको कहते हैं? ऑर्गन्स हम एक्चुअली कहते हैं जो बॉडी के फंक्शनल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे लिवर है एक ऑर्गन है, एसोफेगस एक ऑर्गन है, स्टमक एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है, ब्रेन एक ऑर्गन है, हार्ट एक ऑर्गन है। ये सारे ऑर्गन्स हैं। तो इनकी जगह पर जो छोटे छोटे इनकी तरह के फंक्शन करने वाले पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं, वर्किंग ऑर्गन्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर इसकी अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो आपकी बुक में जो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि ये दो लाइन और उसके बाद ये, इट हैज बिकम क्लियर। अब ये तो यहाँ पर यहाँ के लिए है ना सेंटेंस, लेकिन जब आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एग्जाम में, तो आप ये नहीं लिखेंगे इट हैज बिकम क्लियर, आप नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे यहाँ से, the functions of cells are accomplished by these specialized structures comparable to the organs of the body। comparable to the organs of the body मतलब जिस तरह बॉडी के ऑर्गन्स वर्किंग करते हैं उनके कंपैरिजन में सेल के अंदर ऑर्गेनल्स वर्किंग करते हैं, छोटे ऑर्गन। ऑर्गेनल्स का इटसेल्फ मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गेनल्स जो हैं उनका एक्चुअली मतलब स्मॉल ऑर्गन्स ही होता है। तो एक्चुअली जब आप सेल की बात करते हो तो आप उसको स्मॉल ऑर्गन्स यानी ऑर्गेनल्स कहते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप यहां से लिखेंगे और इसको भी आप क्या कर देंगे, इसको भी आप द कर देंगे। इसको आप दैट नहीं लिखेंगे बल्कि इसको आप द कर देंगे। इफ द फंक्शन of the cell are accomplished by these specialized structures comparable to the organ, these structures are called as organelles। और इनकी एग्जांपल्स फिर आप लिखते जाएंगे। जी, इनकी एग्जांपल्स लिखवाइए जरा मुझे, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो सेल के लिए वर्किंग करते हैं। सबसे बाहर से शुरू होते हैं। कौन सा ऑर्गेनल है सबसे पहला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी ऑर्गन कहा जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म है, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद लाइसोसोम्स हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनल्स हैं। अब आइए बात के ऊपर, ये सब के सब किससे बने हुए हैं? अगर आप बैकवर्ड मूव करते हैं, वापसी की तरफ मूव करते हैं, तो ये सब के सब किससे बने हुए हैं जी बच्चे? किन चीजों ने मिलकर ऑर्गेनल्स बनाए हैं? अरे अब किन चीजों ने मिलकर ऑर्गेनल्स बनाए हैं? टिश्यू सर। ऑर्गेनल्स किसने बनाए हैं? ऑर्गन्स नहीं, ऑर्गेनल्स। बायो एलिमेंट्स। नो जी। और कोई?
बेटा मॉलिक्यूल्स ने मिलकर हाँ जी। ऑर्गेनल, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ऑर्गेनल्स बनाए हैं। अभी कल क्या बात हुई थी, ये ऊपर लिखा तो हुआ है, मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस फॉर्म द ऑर्गेनल्स, लिखा तो हुआ है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स ने मिलकर ऑर्गेनल्स बनाए। ठीक है, तो ये ऑर्गन, ये जो सारे हैं ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। तो अगर इन सब को मैं कंबाइन कर दूं तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये क्या बनाएंगे? अगर इन सब को मैं, यस, इन सब की कंबाइंड वर्किंग क्या कहलाएगी? जिस तरह किसी भी मॉलिक्यूल की कंबाइंड जो प्रोपोर्शन है वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनल। इसी तरह तमाम ऑर्गेनल्स की जो कंबाइंड वर्किंग है, जो हार्मोनियस वर्किंग है, वो क्या कहलाएगी? सेल। और हम बेटा, आप अभी एंटर हुए हैं, नेक्स्ट टाइम लेट मत होइएगा, आप 10 मिनट लेट, ठीक है, मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग में। सो इसको आप सेल कहेंगे। एंड नाउ दिस इज लाइफ। ये लाइफ क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या चीज स्टार्ट होती है? यहां पर स्टार्ट होती है होम्योस्टेसिस, और जिस जगह होम्योस्टेसिस स्टार्ट हो गई, लाइफ वहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, जिस जगह कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो गई, लाइफ वहां से स्टार्ट होती है। तो बात तय हो गई कि जब होम्योस्टेसिस स्टार्ट होगी, लाइफ तभी आएगी। और जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी कंबाइन वर्किंग से, हार्मोनियस वर्किंग से, बैलेंस्ड वर्किंग से क्या बना है? सेल बना है, जो कि आपस में अब होम्योस्टेसिस करेंगे। तो आइए एक लम्हे को ये हम एक डायग्राम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक अच्छी डायग्राम मुझे लग रही है ये, ठीक है, देख लेते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले आपके पास बाहर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, देन देयर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन देयर आर राइबोसोम, जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। मैंने आपको कहा था ना कि साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है उसको भी, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट है, और मतलब आप यूं कह लें कि हर बुक में तकरीबन जो है वो इसको ऑर्गेनल्स में शामिल किया गया। इस वजह से जब भी एक रैंडम बात होती है ना, तो राइबोसोम को आमतौर पर ऑर्गेनल्स में शामिल किया ही किया जाता है। बट एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, अच्छा अब ये तो किसी सूरत ऑर्गेनल नहीं है, न्यूक्लियोलस तो किसी सूरत ऑर्गेनल नहीं है, इसके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं है। इसके बाद आ जाइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट। अब ये इन्होंने क्लोरोप्लास्ट दे दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये प्लांट सेल नहीं बल्कि सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में होगा जिन ऑर्गेनिजम्स में क्या चीज मौजूद है, जिन ऑर्गेनिजम्स में ऑटोट्रॉफी मौजूद है। क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस कह लें या ऑटोट्रॉफी कह लें, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। प्लांट्स के अलावा कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं? वैसे मैं यहाँ प्लांट भी तो लिख सकता था, लेकिन मैंने ऑटोट्रॉफी क्यों लिखा है? जी बच्चे। फंगाई। नो नो नो, फंजाई तो बिल्कुल भी नहीं, फंजाई तो होते ही हेटरोट्रॉफ्स हैं। एल्जी, बैक्टीरिया, एलजी। प्लांट, हाँ जी, ये तीन जो हैं, ये तीन कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। इन सब में क्लोरोप्लास्ट, अच्छा क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में और एल्जी में होगा, लेकिन बैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, क्लोरोफिल होगा, क्योंकि क्लोरोफिल है मॉलिक्यूल, क्लोरोप्लास्ट है ऑर्गेनल। और हमने अभी क्या बात की है कि ऑर्गेनल यानी मेम्ब्रेनो स्ट्रक्चर जो है वो बैक्टीरिया में नहीं हो सकता। चले इस बात को मैं दोबारा आगे दोहराता हूँ, फिलहाल इस पे फोकस करें कि एक पूरे सेल को बनाने के लिए, अब ये देखिए ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको पहले ही क्या कहा था कि हम लाइफ में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। अब ये सेल अपने आप में अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? सब एटॉमिक, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, ऑर्गेनल्स, इन सब लेवल से मिलके सेल बना है। तो ये सिंपलेस्ट लेवल से हम कॉम्प्लेक्स लेवल पे आ गए। हम कितने लेवल पे हैं? सब एटॉमिक पहला, एटॉमिक दूसरा, मॉलिक्यूलर तीसरा, मैक्रो मॉलिक्यूलर अलग से बना लें चौथा, ऑर्गेनल ये पांचवा लेवल है जिस पे अब हम आए हैं। तो सेल बना है, तो छठा लेवल। इसका मतलब क्या है कि छठे लेवल से पहले लाइफ थी ही नहीं। तो लाइफ कॉम्प्लेक्स भी है और ऑर्गेनाइज्ड भी है। पहले पेज पे आपकी डेफिनेशन में पहले दो वर्ड जो हैं वो यही लिखे हुए। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, लाइफ इज लिविंग थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, पहले पेज पे जो डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अब आइए सेल्स जो हैं इनकी कितनी टाइप्स होती हैं ये भी देख लेते हैं। हमारे जो बुक के मुताबिक को बताएगा सेल की कितनी टाइप्स होती हैं? जी
जी बच्चे, मुश्किल तो नहीं है यार। सेल की कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं सेल की। ये जो दो टाइप्स हैं, इनको किस बेस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? जी हरी अप, अगली बात। क्या हो गया, सो गई अवाम? इन दोनों को किस बेस पे डिफरेंशिएट किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में होती है। हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 जवाब दें। आप लोगों ने 9th में क्या पढ़ा था कि यूकैरियोट्स कौन से होते हैं जिनमें क्या होता है जो प्रोकैरियोट में नहीं होता? सब मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जी ये आपकी बात ठीक है, लेकिन ये आपने 9th में नहीं पढ़ा था। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। डेफिनेट न्यूक्लियस। जी जी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आपने 9th में जो पढ़ा था वो एक्चुअली आपने पढ़ा था प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, कि इनके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। लेकिन जो उसने बात बता दी है, असल बात वो है कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल ना हो, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट कहलाएगा। और जिसमें एक भी या दो या तीन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे वो यूकैरियोट कहलाएगा। ठीक है, तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो हैं इनमें असल डिफरेंस जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस का नहीं है, बल्कि ये पूरा डिफरेंस जो है ये कहलाता है असल डिफरेंस। ठीक है, ये इनका असल डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये बैक्टीरिया में नहीं हो सकता, क्यों भला? अब इस बात क्योंकि ये का मेम्ब्रेन जी ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, जबकि जो क्लोरोफिल इसके अंदर होता है वो मॉलिक्यूल है। तो बैक्टीरिया के पास मॉलिक्यूल तो हो सकता है, लेकिन बैक्टीरिया के पास मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल नहीं हो सकता। लिहाजा वो प्रोकैरियोट्स, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्लोरोफिल हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। अब आइए एक और बात कि यहां पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि सेल्स आर द ब्रिक्स ऑफ टिश्यूज। सेल्स जो हैं वो टिश्यूज की ब्रिक्स हैं। जब तक ब्रिक नहीं होगी तब तक आगे घर नहीं बनेगा। ठीक है, कमरे नहीं बनेंगे। तो जब जो है वो सेल्स एक खास सिचुएशन में कंबाइन होंगे, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं हम इसको जो है वो इसी गूगल पे आकर ही हम डायग्राम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल पे आके ही देखते हैं। यहाँ पर जो है वो इन्होंने टिश्यूज की फॉर्मेशन दिखाई हुई होगी। ये एक अच्छा जो है वो अच्छी डायग्राम यहाँ पर गिवन है। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी डायग्राम है। इसमें देखिएगा एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, और ये देखिए अब यहाँ पर देखें कि सेल एक खास तरह से कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, मैं अब आपको जो है वो खास तरह के कॉम्बिनेशन की एग्जांपल देता हूँ। खास तरह के कॉम्बिनेशन की एग्जांपल जो है वो हम ले लेते हैं। एग्जांपल किसकी? जैसे हम टिश्यू लेवल पर आ गए ना, टिश्यू लेवल पहले तो ये लिख लें, हेडिंग दे लें टिश्यू लेवल। ठीक है, खास तरह की कॉम्बिनेशन की एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 9th में एपिथेलियल टिश्यू की टाइप। जी कौन कौन सी थी? कौन कौन सी थी, कुछ याद है? एक थी क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एक थी कॉलमनर एपिथेलियम, स्क्वैमस, एग्जैक्टली। अब इनको डिफरेंशिएट किस बुनियाद पर किया गया था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इनको डिफरेंशिएट किस बुनियाद पर किया गया था? जरा सोचें। इनको डिफरेंशिएट इस बुनियाद पर किया गया था कि जो एपिथेलियल में क्यूबॉइडल टिश्यू था
वो ऐसे करके इस तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होता था। सेल्स जो हैं वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे होते थे, ठीक है। ये सेल की एक खास किस्म की फॉर्मेशन है। कॉलमनर एपिथेलियम कौन सा था? कॉलमनर एपिथेलियम ऐसी होती थी जिसमें सेल्स कॉलम शेप में अरेंज होते थे एक दूसरे के साथ, ऐसे ऐसे ऐसे। फिर इसके साथ एक और टिश्यू अरेंज, एक और सेल अरेंज होता था, सॉरी, ऐसे। फिर ये है कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसके ऊपर सीलिया मौजूद होते थे। फिर स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो इस तरह जो वो ऐसे होती थी, इस तरह ऐसे। फिर एक और लेयर ये होती थी इस तरह, इसके अंदर सेल मौजूद होते थे छोटे छोटे, ये न्यूक्लियाई शो कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये कॉलमनर है, ये क्यूबॉइडल है। अब यहाँ जो समझने की बात है वो क्या है? असल बात समझने की यहाँ पर बच्चे ये है कि टिश्यू किस पे डिपेंड करता है? अरेंजमेंट ऑफ सेल पे। अरेंजमेंट ऑफ सेल, सेल्स की जैसी अरेंजमेंट होगी वैसा टिश्यू बन जाएगा। तो अब आप देख लीजिए, एपिथेलियल टिश्यू कौन सा होता है? जो कि आउटर सरफेस होती है। फिर जैसे हमारी स्किन है, ये एपिथेलियल सरफेस है। हमारी इंटेस्टाइन के अंदर का एरिया ये एपिथेलियल सरफेस है। एपिथेलियल सरफेस जो है वो डिपेंड करती है, जैसे अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कॉलमनर एपिथेलियम होती है। हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह, उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। फर्क क्या है? एपिथेलियम ही, लेकिन टिश्यू चेंज क्यों हुआ है? जी हरी, आप आंसर करें, टिश्यू चेंज क्यों हुआ है? सेल्स के अरेंजमेंट की वजह से। सेल्स की अरेंजमेंट की वजह से टिश्यू चेंज हुआ है एपिथेलियल टिश्यू, नाम सबका सेम है, लेकिन उसका जो बाकी उसकी जो सब टाइप्स हैं वो चेंज हो रही हैं। किस वजह से? क्योंकि सेल की जो अरेंजमेंट है, कभी सेल एक ऐसे बंडल की फॉर्म में है, कभी कॉलम की फॉर्म में है, कभी एक दूसरे के ऊपर ऐसे इरेगुलरली अरेंज्ड है। तो उस लिहाज से आप जो है वो सेल की जो टिश्यू की टाइप्स है उसको चेंज करते जाते हैं, ठीक है। तो अब आइए हमारे जो एनिमल किंगडम है, ये मैं अब आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन देने लगा हूं। जो एनिमल किंगडम है उसमें 4 तरह के टोटल टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज फाउंड इन एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। एक होता है नर्वस टिश्यू, हर एनिमल में मौजूद होंगे, हर एनिमल में, ठीक है। दूसरा होता है एपिथेलियल टिश्यू, जो आपने अभी पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू। तीसरा होता है मस्कुलर टिश्यू, और चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यू। तमाम एनिमल्स में आपको ये जो 4 टाइप्स हैं ये आपको मिलेंगी टिश्यूज की, ठीक है। नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, ये चारों, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्क किस बुनियाद पर है? फर्क इस बुनियाद पर है कि सेल्स कौन से, यहां पर 2 चीजें मैटर करेंगी। नंबर 1 अरेंजमेंट ऑफ सेल, नंबर 2 टाइप ऑफ सेल। कौन से सेल और कैसे अरेंज्ड हैं ये डिफाइन करेगा कि टिश्यू कौन सा है। न्यूरॉन सेल जैसे जैसे अरेंज होंगे वो नर्व्स बना देंगे। इसी तरह एपिथेलियल टिश्यू की मैंने आपको बात समझाई, मस्कुलर की बात बताई। किसी को पता है हमारी बॉडी में कितनी तरह के मसल्स हैं? 3। कौन कौन से? फिगर आपने ठीक बताया। स्केलेटल। जी जी बिल्कुल, बहुत सही जा रहे हैं आप आगे। फाइब्रस। स्केलेटल, दूसरा कार्डियक मसल्स। कार्डियक, बिल्कुल बिल्कुल, और तीसरा और स्मूथ मसल्स। यस, वेल डन, शाबाश, बहुत अच्छे। ये 3 टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स की मौजूद होती हैं। स्केलेटल मसल टिश्यूज की, स्केलेटल जो मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। अब इनमें फर्क क्या आता है? इनमें फर्क आता है कि सेल्स किस तरह और कौन कौन से अरेंज हुए हैं, तो वो सेल की अरेंजमेंट का फर्क आ जाता है, ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ पर इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात की हुई है जो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, वो ये है कि plants do not have many organs except 4। देखिए, बैक्टीरियल लेवल पे कौन सा, बैक्टीरिया के जो पॉपुलेशन है उसमें कौन सा लेवल एग्जिस्ट करेगा? सेल लेवल, टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल? सेल। सेल लेवल। ऑब्वियसली बैक्टीरिया के जो पॉपुलेशन होगी उसमें सेल लेवल एग्जिस्ट करेगा। अब आ जाती है थोड़े से हायर ऑर्गेनिज्म की बात। जब आप हायर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें आ जाते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में जो है वो
4 ऑर्गन्स के अलावा और कोई ऑर्गन नहीं है। आपको पता होगा, मैं वैसे लिख देता हूं टाइम ना लगे, स्टेम, रूट, लीव और फ्लावर, ये 4 तरह के ऑर्गन है सिर्फ प्लांट में, और कोई ऑर्गन प्लांट में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टिश्यू लेवल इज द डोमिनेंट लेवल इन प्लांट, इज द डोमिनेंट लेवल इन प्लांट। प्लांट्स में ज्यादातर जो एग्जिस्ट करता है वो टिश्यू लेवल है। जैसे अगर आप रूट को काटते हैं, एक रूट का क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो आप लोगों ने गालबन पढ़ा हुआ है कि रूट का एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये सारे के सारे उसके टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो इसी तरीके से मीजोफिल टिश्यू मौजूद है, लीव्स में होता है। स्टेम में जो है वो जाइलम फ्लोएम टिश्यू प्रिवेल कर रहा होता है। इसी तरीके से वो कॉर्क टिश्यू प्रिवेल कर रहा होता है, जिससे कॉर्क बनता है, बॉटल्स का कॉर्क बनता है। इसी तरीके से फ्लावर में जो है वो कलर टिश्यू, जो कि फ्लावर के कलर को भड़कीला बनाता है ताकि पोलिनेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो असल में जो प्लांट में ज्यादा डोमिनेंट है वो टिश्यू लेवल है, ना कि ऑर्गन लेवल है। लेकिन जब आप हायर एनिमल्स की बात करते हैं तो उनमें क्या है, उनमें प्लांट्स के बाद उसके ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स में, खास तौर पर एनिमल्स में, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, अब ये दोनों अलग चीजें हैं। इस बात से बचे जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल जो है वो क्लियर रहना है कि दीज बोथ आर सेपरेट थिंग, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम अलग है, ऑर्गन लेवल, और ऑर्गन सिस्टम लेवल अलग है। ये दोनों अलग अलग चीजें। अब इसको हम जो है वो देख लेते हैं। देखें, टिश्यूज एक खास तरह से अरेंज होते हैं तो ऑर्गन बनता है। जिस तरह हमने कहा था सेल की अरेंजमेंट डिपेंड करती है कि टिश्यू कैसा होगा, उसको क्या कहा जाएगा। इसी तरह खास तरह के टिश्यूज कंबाइन होते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल में ये देखिए, ये इसी डायग्राम को हम देख लेते हैं। अब जो टिश्यूज हैं, अब एक ये स्टमक आपके सामने बना हुआ है। अब स्टमक में कितनी तरह के टिश्यूज होते हैं? सबसे पहले जो स्टमक में टिश्यू होता है उसको आप कहते हैं मस्कुलर टिश्यू, लाजमी होता है, इसके बगैर स्टमक का काम ही नहीं है। नंबर 2, स्टमक में मौजूद होता है कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3, स्टमक में मौजूद होता है एपिथेलियल टिश्यू। ये 3 तरह के टिश्यूज इसमें लाजमन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अब जो बात आएगी वो क्या है, सॉरी, जो समझने की बात है यहां पर वो क्या है कि ये 3 तरह के टिश्यूज मिले हैं तो स्टमक बना है। तो गौरतलब बात ये हुई कि जिस तरह से ये टिश्यूज अरेंज होंगे उस तरह से ऑर्गन बन जाएगा। इसमें कुछ और भी टिश्यूज होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू की सब टाइप्स हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन आप जहां तक अब आपको बात समझ आ रही है कि डिफरेंट तरह के टिश्यूज डिफरेंट अरेंजमेंट में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, तो ऑर्गन बनता है। तो अब ये देख लीजिए, आपके पास ये एक जो है वो टिश्यू की अरेंजमेंट है जिसमें फर्ज करें ये मस्कुलर टिश्यू है सबसे नीचे, फिर ये वाला जो टिश्यू है ये कनेक्टिव टिश्यू है, और ये जो टिश्यू है ये एपिथेलियल टिश्यू है। अब ये तीनों कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, तीनों कंबाइन हो रहे हैं तो स्टमक बन रहा है। अब इसको आप वापस ले आए रिडक्शनिज्म की तरफ, इस तरफ ले आएंगे तो स्टमक का एक टुकड़ा काटेंगे तो उसमें से 3 तरह के टिश्यूज निकलेंगे। टिश्यूज को काटेंगे तो उसमें से सेल निकलेंगे, सेल को काटेंगे तो उसमें से ऑर्गेनल निकलेंगे। तो ये बात है असल में। अब ऑर्गन्स जो हैं वो अकेले वर्किंग नहीं कर सकते, ठीक है। ऑर्गन्स की वर्किंग अकेले नहीं हो सकती, ऑर्गन्स वर्क करते हैं कॉम्बिनेशन में। अब मैं यहां पर आप लोगों को जरा इसको प्रॉपरली करके दिखाता हूं। ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल। ऑर्गन, एक मिनट बेटा, ऑर्गन डू नॉट वर्क अलोन। कोई भी एक ऑर्गन अकेला काम नहीं कर सकता, बल्कि द ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म अ स्पेशल सिस्टम फॉर ए स्पेशल फंक्शन। किसी भी स्पेशल फंक्शन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम बनाया जाता है जिसको आप क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है डाइजेशन, इसके लिए आप कौन सा सिस्टम बनाते हैं? इसके लिए आप बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है।
इसके लिए आप डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब तक ये नहीं होगा तब तक आपका कौन सा प्रोसेस फॉलो नहीं होगा डाइजेशन का। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं जी बच्चे, जल्दी से शुरू हो जाए। पहला ऑर्गन बताइए। स्टमक। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन माउथ। जी माउथ। फिर ओसोफेगस। गलत हो गया स्पेलिंग। देन स्टमक। इसके बाद आती है स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके और बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बस। एनस। नो। बाकी जो से लीवर आता है। यस यस यस, लिवर और पेंक्रियाज। गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर नहीं आता। एक्चुअली लिवर जो भेजेगा वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, तो जो लिवर गॉल ब्लैडर का काम, आप लिवर की जगह गॉल ब्लैडर लिख दें वो भी ठीक है, लेकिन एक्चुअली जो भी गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है वो एक्चुअली आता लिवर से है। तो इसलिए आप असल में जो ऑर्गन है जो फंक्शन कर रहा है वो लिवर है, ना कि गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर का काम सिर्फ स्टोरेज को आगे पहुंचा देना। ठीक है, अब देखिए ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आइए अगली बात के ऊपर, मुझे बताइए डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एक और वर्ड हम यूज करते हैं, एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फर्क है? इसमें एनस और रेक्टम भी आता है। वो लार्ज इंटेस्टाइन, एनस और रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है भाई, उसमें से भी खाना गुजर रहा है, इसमें से भी खाना गुजर रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कनाल में क्या फर्क है? अब मजा आएगा। द कनाल existing between two openings, that is mouth and anus। सिर्फ वो पोर्शन जो माउथ से एनस तक है वो पोर्शन कहलाएगा एलिमेंट्री कनाल। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें कौन से ऑर्गन्स नहीं आएंगे? लीवर और पैंक्रियाज। ये बात यहां समअप होती है कि लिवर और पैंक्रियाज आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में, लेकिन जब आप बात करेंगे माउथ से लेकर एनस तक के तमाम ऑर्गन की, तो आप उसको मोर प्रॉपरली डाइजेस्टिव सिस्टम कहने के बजाय क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे एलिमेंट्री कनाल। क्योंकि वो असल में जो एलिमेंट्री कनाल है वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं कर सकती जब तक ये दोनों ऑर्गन, जिनको एक्सेसरी ऑर्गन कहा जाता है, जब तक वो इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं एक और सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें और एक और सिस्टम की बात करूंगा मैं, यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ जाता है लिवर। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं चलें शामिल कर लेता हूं, चलें आपके लेवल पे रहने देते हैं। लिवर आता है, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ठीक हो गया, लेकिन यूरिनरी सिस्टम कहां से शुरू होगा? किडनीज। किडनी से। फर्क जाने, अब फर्क क्या है? एक फंक्शन है, जब आप बात करेंगे ना फंक्शन की, तो फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि एक ही तरह का सिस्टम काम करे। हो सकता है दो डिफरेंट सिस्टम मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप स्ट्रक्चरल बेस पर बात करेंगे तो फिर वो तमाम ऑर्गन सिर्फ उसी सिस्टम के होंगे। फॉर एग्जांपल यूरिनरी सिस्टम में लिवर का कोई रोल नहीं। यूरिनरी सिस्टम, यूरिन बनाने का सोल फंक्शन किसके पास है? किडनी के पास है, लिवर का कोई रोल नहीं। लेकिन जिन चीजों को किडनी फिल्टर करती है उनमें से ज्यादातर कहां से बन के आती हैं? लिवर से। तो जब बात आएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो वो उसमें लिवर भी शामिल होगा, लेकिन जब आप बात आएगी यूरिनरी सिस्टम की तो उसमें लिवर शामिल नहीं होगा। तो अपने फंक्शन के एतबार से सिस्टम्स बदलते जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है
वो और भी इसकी एग्जांपल ली जा सकती हैं, लेकिन मोर प्रॉपरली यही वो दो एग्जांपल्स हैं जो कि इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है उसमें ये फर्क है। ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर वर्किंग करते हैं तो ही सिस्टम बन सकता है। एक खास फंक्शन के लिए एक से ज्यादा ऑर्गन्स भी शामिल हो सकते हैं, और किसी और, जैसे एक है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें सिर्फ यूरिनरी सिस्टम शामिल नहीं है बल्कि यूरिनरी सिस्टम के साथ लिवर भी शामिल है। और एक सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम, उसमें सिर्फ कौन से शामिल हैं, सिर्फ वो ऑर्गन जो किडनी से जुड़े हुए हैं। अब लिवर किडनी से जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में शामिल है। क्यों? वो हेल्प कर रहा है किडनी की। लिवर डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ, बल्कि कौन सी ऐसी चीज है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई है, लिवर के साथ भी जुड़ी हुई है और डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ी हुई है? कौन सी चीज है? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर एक साइड से लिवर से भी जुड़ा हुआ है, दूसरी साइड से डाइजेस्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। लिवर डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन उसकी हेल्प जरूर करता है। समझ में आ रही बात? तो जब ऑर्गन्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो भी वो सिस्टम बनाते हैं, और जब ऑर्गन्स जुड़ के वर्किंग करते हैं तो भी वो सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें जो है वो हम कह सकते हैं कि एक है कंबाइंड वर्किंग। कंबाइंड वर्किंग में मल्टीपल सिस्टम्स आ सकते हैं, मल्टीपल सिस्टम। लेकिन एक है सोल वर्किंग। सोल वर्किंग मतलब जो ऑर्गन्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, अटैच्ड ऑर्गन्स। जब आप अटैच्ड ऑर्गन्स की बात करेंगे तो उनका फंक्शन डिफरेंट होगा। जब आप कंबाइंड वर्किंग की बात करेंगे तो उसमें और ऑर्गन्स आ जाएंगे। ठीक हो गया? तो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो है वो ये चीज है। जी बच्चा, समझ आया?